फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, यदि आप लोग उत्तराखंड आईटी मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि आप लोग सही चैनल पे हैं। और ये आप लोग आज का लेक्चर और आने वाले एक दो लेक्चर को देखने के बाद ये खुद ही निश्चित कर पाएंगे कि आप लोगों को यहाँ पर किस लेवल का आप लोगों को कंटेंट मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स, जो यहाँ पर मैं डिवाइस यूज़ कर रहा हूँ या फिर जो आपको ऑनलाइन अरेंजमेंट आप लोगों को दिख रहा होगा वीडियो बनाने का, इस पर आप लोग फोकस ना करें। तो प्लीज़ आप लोग केवल जो कंटेंट है वो आप लोग देखेंगे और वो आप लोगों को मस्त मिलने वाला है। ठीक है, और मुझे वैसे भी नहीं लगता कि जो डिजिटल बोर्ड वगैरह हैं ये चीज़ बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप ये मेरे पास एक ये प्यारा सा मोटिवेशनल यहाँ पर थॉट है। फ्रेंड्स, थॉट कुछ इस प्रकार है, जो सफ़र की शुरुआत करते हैं वही मंजिल को पार करते हैं। एक बार चलने का हौसला तो रख, मुसाफिर का तो रास्ते भी इंतज़ार करते हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि आप लोग सफ़र की शुरुआत तो कर ही चुके हैं और अब हमारा जो एलटी है, मंजिल है, वो भी ज़्यादा दूर नहीं। बस हमें उसके लिए जी तोड़ मेहनत कर देनी है। तो इसमें आप लोग को मैं एक चीज़ बता दूं कि जो हमारा यहाँ पर जो लेक्चर रहेंगे वो डेली आप लोगों को एक लेक्चर मैथ्स का और एक लेक्चर फिजिक्स का मिलेगा। ये मैंने निश्चित किया हुआ है। और दूसरा, हम लोग जनवरी तक जनवरी तक हम ये मान के चलते हैं कि जो हमारा सिलेबस है वो हमें कंप्लीट करना है। अगर जनवरी तक लेक्चर कंप्लीट करना है तो बच्चे 5-10 मिनट की वीडियो से हमारा काम नहीं चलने वाला। मैंने ये निश्चित किया है कि हमारी 45 मिनट की जो वीडियोज़ हैं वो तो रहने ही वाले हैं लेक्चर। अगर आप लोग कहीं इसका हम लोग टाइम और भी बढ़ा सकते हैं तो इसको हम लोग 1 घंटा या 1.5 घंटा भी कर सकते हैं, वो आप लोग मुझे बताइएगा। फ्रेंड, यहाँ वेक्टर एनालिसिस आप लोगों को दिख रहा होगा, लिखा हुआ वेक्टर एनालिसिस एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये मैं स्टार्टिंग में इसको लेके चल रहा हूँ। अब इसको लेने का कारण क्या है आप लोग समझ जाएंगे। वैसे मैं फिर भी थोड़ा सा आप लोगों को हिंट देता हूँ। तो फ्रेंड्स, आपने सुना होगा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर अगर हम बात करें, कुछ टॉपिक्स जैसे आते हैं, प्लेन हो गया, स्ट्रेट लाइन होगी। आप लोगों ने जब इनके डेरिवेशन करे होंगे तो आप लोगों को पता याद होगा कि ये बिना वेक्टर के इसका एक डेरिवेशन हिलने वाला नहीं है। सारे डेरिवेशनों में हम लोग वेक्टर का यूज़ करते हैं, स्ट्रेट लाइन और प्लेन के। और इसके आप लोग देखेंगे कि काफ़ी सारे क्वेश्चन एग्जाम में बने हुए हैं और मैं आपको इसका प्रूफ दे रहा हूँ। इसीलिए मैंने यहाँ पर वेक्टर यूज पहले पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। और वेक्टर का पोर्शन ये तो आपको पता ही है कि फिजिक्स में 90% तक सिलेबस या क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जिसमें कि वेक्टर का यूज होना ही होना है। तो ये वेक्टर दोनों में इंपॉर्टेंट है, चाहे इसके क्वेश्चन आए या ना आए एग्जाम में, पर ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। फिर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि वेक्टर के क्वेश्चन भी एग्जाम में बने हुए हैं। तो वेक्टर और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के 8 से 10 क्वेश्चन केवल इन दो टॉपिक के फ्रेंड्स आ रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाते हैं। प्रीवियस में फिर भी आप लोगों को थोड़ा दिखा देता हूँ। जब मैंने एलटी का पेपर देखा, एलटी मैथ्स 2018 का, इसमें क्वेश्चन नंबर 84 और क्वेश्चन नंबर 37 जब आप लोग देखेंगे तो आप लोग को वहाँ दो क्वेश्चन किसके दिखेंगे, वेक्टर के दिखेंगे। तो ये दो क्वेश्चन वेक्टर के आए हुए हैं 18 में। उसके बाद 2015 की बात करें तो उसमें भी वेक्टर के दो क्वेश्चन बने हुए हैं। 2021 की बात करें, इसमें भी वेक्टर के दो क्वेश्चन बने हुए हैं। तो हमें क्या आइडिया लगा सकते हैं, हमें ये आइडिया लग रहा है कि मैथ्स जो अभी ये पेपर बनेगा उसमें भी किसके, जो वेक्टर के, वो दो क्वेश्चन बनने वाले हैं, दो या दो से ज़्यादा तीन भी बन सकते हैं। तो ये रहने वाले हैं। उसके बाद हमारा वेक्टर के जस्ट बाद में हम लोग आ जाएंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का अगर लोग बात करें तो फ्रेंड, इसके तो ना कम से कम 6 से लेके 8 क्वेश्चन तक इसके पेपर में बन जा रहे हैं। मैक्सिमम इतने क्वेश्चन भी बन जा रहे हैं। तो इसमें मैं आप लोगों को इसका भी प्रूफ दिखा देता हूँ कि क्वेश्चन क्या नाम है, इसमें किस किस टाइप से एग्जाम में इसके क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इसमें मेरे पास एक ये है पेपर, मैं इसको दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये जैसे पेपर है, इसमें आप लोग देख सकते हैं ये क्वेश्चन देखो आप, स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन का पहला क्वेश्चन यहीं पर ही दिख गया हमें। ऐसे ही इसमें हम लोग आगे आएंगे तो इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन आप लोगों को दिख जाएंगे। ये हम लोग बाद में डिस्कस करने वाले हैं, अभी हम लोग ज़्यादा नहीं भी देखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि पूरा मैं आप लोगों को इसको कराने वाला हूँ। पहले टॉपिक कर लेंगे, फिर प्रीवियस ईयर पेपर भी कर लेंगे। तो इसमें भी आप लोगों को काफ़ी सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो ऐसे मेरे पास काफ़ी सारे पेपर जो हैं प्रीवियस ईयर के, वो मैंने लिखे हुए हैं, वो हम लोग आने वाले समय में डिस्कस करेंगे। तो इतना हमारा इसमें रहने वाला है। तो फ्रेंड्स, जो हमारा आज का लेक्चर है ये हम लोग स्टार्ट करते हैं और शुरू करते हैं जो हमारा मैथ्स का वेक्टर का पोर्शन है इसे। तो वेक्टर की अगर हम बात करें
वेक्टर क्या होता है, वेक्टर को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। वैसे मैं यहाँ पर आप लोगों को नोट्स लिखा रहा हूँ, शॉर्ट नोट्स आपको लिखने हैं, एक्सप्लेनेशन कंप्लीट होगा, नोट्स शॉर्ट रहेंगे, ठीक है। तो वेक्टर किसे कहेंगे, तो दोज क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड फॉलो द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज। ये आप लोगों ने डेफिनेशन सुनी होगी। तो यहाँ पर हम लोग केवल ये कहेंगे कि जो वेक्टर क्वांटिटी होती है उसके पास क्या होता है, कुछ मैग्नीट्यूड होता है, कुछ डायरेक्शन होता है, और जो फॉलो करती है किसके, एडिशन, जो वेक्टरों के एडिशन के लॉज होते हैं। इसमें आपने ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ा होगा, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तो उसको फॉलो करता है, उसको हम कह देते हैं वेक्टर। तो सिंपल आप लोग समझें, जैसे कि अगर मैं कह देता हूँ 10 न्यूटन फोर्स, फोर्स अपने आप में वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है, इसमें डायरेक्शन भी होती है, और ऐसे ही वेलोसिटी है, और ऐसे एक्सेलरेशन है। तो ये सारी क्वांटिटीज जो हम लोग कहते हैं कि कौन सी हैं, वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं। अब हम लोग इसके इंपॉर्टेंट पोर्शन में आएंगे। ये तो आप लोगों को एक बेसिक आइडिया सा है, ये पता वैसे भी रहता ही है क्योंकि छोटी क्लासेस में हम लोग पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। अब आप लोगों को एक चीज़ मैं बता दूं कि अगर आप लोगों को मान लो इस पहले ये चीज़ें पहले से आती हैं, तो फिर भी वैसे आप लोग एक बार देख लें। अगर मान लो आपको फिर भी ये चीज़ लगता है कि मेरे को बहुत अच्छे से क्लियर है, मुझे नहीं करनी है, तो आप लोग वीडियो को स्किप कर सकते हैं, आगे देख सकते हैं, नहीं तो आप लोग नेक्स्ट वाले लेक्चर में सीधे सीधे आ सकते हैं। तो इसमें हम लोग आ जाते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर में। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन जो वेक्टर का रहता है, सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को याद रखना है। इसको हम अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं और ऊपर से क्या लगा देते हैं, ये क्वांटिटी। तो जैसे कि हमें वी वेलोसिटी वेक्टर लिखना है तो ऊपर से हम ये लगा देंगे, फोर्स वेक्टर लिखना है तो हम लोग ऊपर से एरो लगा देंगे। तो ये होता है मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन या सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन आप लोग इसको कह सकते हैं। सॉरी, सिम्बॉलिक ये है, ठीक है, ये आ जाएगा। नेक्स्ट आता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है, इसमें हम लोग किसी वेक्टर को एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, एरो, ये। तो ये जो रहेगा, इसकी जो लेंथ है एरो की, ये उसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है। और टेल टू हेड जो होता है, ये इसकी डायरेक्शन होती है, टेल टू हेड ये, या टिप ऑफ द एरो जो होता है इसका, इसका जो टिप पॉइंट है, ये उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अब हम लोगों को ये कोई ये फिक्शन नहीं है कि कोई वेक्टर अगर मान लो 10 न्यूटन का है तो उसको हमें 10 सेंटीमीटर लिखना है। ये आप लोग खुद एडजस्ट करें कि उसको आप लोग कितना लिख रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं, दो वेक्टर को कंपैरिजन करें। मैंने कहा एक वेक्टर है 5 न्यूटन का और एक वेक्टर है 8 न्यूटन का। इसको थोड़ा सा आप समझेंगे। अगर मैं इसमें ऐसा लिख दूं कि ये 5 न्यूटन लिख देता हूं और इसको मैं लिख देता हूं 8 न्यूटन, तो मुझे ये बताओ कि ये क्या, ये रिप्रेजेंटेशन ठीक है। इसको मैंने 8 कहा है, इसको मैंने 5 कहा है, नहीं, ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि 5 को मैं बड़ा दिखा रहा हूँ और मैं 8 को छोटा दिखा रहा हूँ, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर मैं इसको 8 न्यूटन लिख दूँ और मैं इसको 5 लिख दूँ, तब जाके ये कहीं सही हो सकता है, क्योंकि ये हमें बड़ा दिख रहा है और ये हमें छोटा दिख रहा है। ये आप लोगों को याद रखना है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के वजह से हम लोग सारे इसके क्वेश्चंस करेंगे। तो जैसे मैंने एक लिख दिया, ये मैंने एक वेक्टर बनाया, मैंने कहा ये 5 न्यूटन है, और मैंने कहा दूसरा वेक्टर एक बनाया, मैंने कहा ये 10 न्यूटन है। ये भी रिप्रेजेंटेशन गलत हो गया, क्योंकि 5 न्यूटन अगर इधर है, इसका डबल केवल इतना ही तो होगा, इतना बड़ा तो नहीं होगा। ये तो ऐसा लग रहा है कि इसे 15 या 20 न्यूटन हो। तो इसलिए हमें एक आइडिया लगा लेना है कि हम इसका मैग्नीट्यूड, किस मैग्नीट्यूड को कितने एरो से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये एक बेसिक सा आइडिया हम लोगों को ये पता चल गया, ठीक है। तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में हम लोग इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में इसको हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। एरो की जो लेंथ होती है वो बताती है मैग्नीट्यूड को वेक्टर के, और जो टिप होता है उसका वो बताता है उसकी डायरेक्शन को। यहाँ तक का किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम आते हैं इसमें टाइप्स ऑफ वेक्टर में। तो टाइप्स ऑफ वेक्टर की अगर हम बात करें तो काफ़ी सारे इसमें वेक्टर्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे। जैसे इक्वल वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर्स का नाम है इक्वल, इक्वल का मतलब है यहाँ पर सेम रहेगा। जैसे कि ये मान लो दो वेक्टर में रिप्रेजेंट किए हैं, तो इनकी डायरेक्शन दोनों की सेम है, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, तो ये कहलाते हैं इक्वल वेक्टर्स। और अपोजिट वेक्टर में अगर हम बात करें तो अपोजिट मतलब क्या होता है, डायरेक्शन से होता है। अगर मान लो ये एक वेक्टर है, सही है, और मैंने एक और वेक्टर रिप्रेजेंट कर दिया ऐसे, और इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, आपस में सेम है, पर डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं अपोजिट वेक्टर। तो एक पॉइंट याद रखें, अपोजिट वेक्टर में मैग्नीट्यूड सेम रहता है, बस डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट होती है। जैसे मैं यहाँ पर अगर बना देता हूँ ये एक पैरेललोग्राम बना दिया मान लो, ठीक है, इसमें मैं ऐसे कुछ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर दूँ ये, तो इसमें आप लोग क्या कहेंगे कि कौन कौन से वेक्टर इक्वल हैं। इसको ए लिख देता हूँ मैं, इसको बी लिख देता हूँ, इसको सी बोल दिया, इसको डी कह दिया। तो हमें साफ पता चल रहा है कि ए और बी इक्वल वेक्टर हैं, क्योंकि इनकी डायरेक्शन सेम है और इनका मैग्नीट्यूड सेम होगा।
और डी और सी अपोजिट वेक्टर हैं, कि उनका मैग्नीट्यूड तो सेम है पर डायरेक्शन इनकी अपोजिट है। पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं? पैरेलल वेक्टर में अगर हम देखें तो इसमें एक वेक्टर मान लो ये है और एक वेक्टर ये है, ये दोनों भी क्या है, पैरेलल हैं। अगर इसमें हम लोग कहें एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर बड़ा रहता मान लो इससे डबल, तो ये भी इसमें क्या है, पैरेलल है। इसमें हम लोग मैग्नीट्यूड डायरेक्शन को नहीं देखते हैं, बस केवल इतना देखते हैं कि वेक्टरों के बीच की जो डायरेक्शन है वो या तो सेम होनी चाहिए या वो अपोजिट होनी चाहिए। मैग्नीट्यूड इसमें मायने नहीं रखता। तो ये क्या होते हैं, पैरेलल वेक्टर्स होते हैं। उसके बाद हम लोग इसमें बात करते हैं को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल, तो को इनिशियल का मतलब होता है जिनका इनिशियल पॉइंट सेम रहे। मान लो एक वेक्टर ऐसे है, एक वेक्टर ये है, तो इन वेक्टर का हम नाम लिख दें ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो ये वेक्टर को इनिशियल वेक्टर कहलाएंगे, क्योंकि इनका हम लोग देख रहे हैं कि इनिशियल पॉइंट सेम है। उसके बाद इसमें एक और आ रहा है पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर आप लोग समझेंगे, पोजीशन वेक्टर हम किसे कहते हैं, वो वेक्टर जो क्या करता है, पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है, उसको हम लोग बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ये एक्स एक्सेस मान लो, ये वाई एक्सेस मान लेते हैं, ये जेड एक्सेस, एक्स वाई एंड जेड एक्सेस। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, किसी वेक्टर की को रिप्रेजेंट करने के लिए एक ये हम लोग एरो लेते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। इसको मैं थोड़ा आप लोगों को अच्छे से समझा देता हूँ। देखो वेक्टरों में थोड़ा बहुत हमें प्रॉब्लम होता है समझने के लिए, ये जो मैं आपका पॉइंट बता रहा हूँ इसको आप ध्यान से समझना, तो आप लोगों को वेक्टर में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग आप लोगों को लगेगी इसको समझने के बाद। तो एक मान लेते हैं मैंने ये बना रखा है एक, सही है, ये आप लोगों को दिख रहा होगा शायद। तो इसमें अगर मैं बात करूँ, ये जो आप लोगों को दिख रहे हैं, ये वाला जो फेस है इसका और ये वाला फेस है, और एक ये मेरा थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट कम हो पा रहा है, ये एक्स एक्सेस मान लो, इसको वाई कह लो, ये ऊपर को आ रही जो उसको हम लोग बोलते हैं जेड एक्सेस। तो इसमें अगर हम बात करें कि किसी इस पॉइंट से जो वहाँ पर है कॉर्नर पे, यहाँ पर इसको बनाओगे तो ऐसे बनाओगे, देखो अब यहाँ 3 डायमेंशन बन नहीं सकता, इसीलिए मैं इसको लाया हूँ। ये एक्स एक्सेस हो गया, ये वाई एक्सेस हो गया, मान लो ये जेड एक्सेस है। तो यहाँ हमने ये एक्स एक्सेस कह रखा है, इसको वाई कह दिया, ऊपर को आ रही कौन सी है, जेड एक्सेस है। इसको आप लोग इसमें इमेजिन करेंगे। उस पॉइंट पे मान लेते हैं कोई पॉइंट है, वहाँ से मैं लगा रहा हूँ फोर्स, और फोर्स क्या होता है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। अगर मैं वहाँ पर एक मान लेते हैं ऐसा कोई एक रिजिड एक पॉइंट है या बॉल है, मान लो जो बॉल वहाँ पर रिजिडली उससे कनेक्टेड है, ठीक है, या उसको हम लोग निकालना चाह रहे हैं, तो मैंने क्या किया, इसके नीचे वाले ग्राउंड से हमने क्या किया, इस पर एक फोर्स लगाया, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, मान लो इस डायरेक्शन में। तो जब मैं इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करूँगा तो वो जो फोर्स होगा वो क्या होगा, एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। बॉल तो डिस्प्लेस नहीं हो रही, मान लो मैंने बॉल पर कितना लगाया, मान लेते हैं 2 न्यूटन फोर्स लगाया, धक्का दिया थोड़ा सा, बॉल नहीं निकली। 3 न्यूटन लगाया तब भी बॉल नहीं निकली। 4 न्यूटन लगाया तब भी बॉल नहीं निकली। मान लो सपोज कर लो कि बॉल बिल्कुल टाइटली वहाँ पर कनेक्टेड है उससे, तो मैं यहाँ पर फोर्स को तो बढ़ा रहा हूँ पर बॉल वहाँ से डिस्प्लेस नहीं हो रही है। तो मैं फोर्स तो बढ़ा रहा हूँ ना, फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो मैंने जो 4 न्यूटन का फोर्स लगा रखा है उसको आप कैसे दिखाओगे वहाँ पर, तो वो जो 4 न्यूटन का फोर्स है वही रिप्रेजेंट कर रहा है ये एरो, ये जो एरो आ रहा है इधर की ओर, ये अभी जो रिफिल है ये एरो ही रिप्रेजेंट कर रही है कि वहाँ से यहाँ तक का 4 न्यूटन का फोर्स आपने इस डायरेक्शन में लगा दिया है। बॉल डिस्प्लेस ना हो उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये आप लोग दिख रहा होगा ये ऊपर है, हाँ ठीक है, ये ऐसा लग रहा है जैसे उसके साथ कनेक्टेड है पर यह कनेक्टेड नहीं है, आप लोग देख सकते हैं ये ऊपर है, देखो ये बिल्कुल निकल ही गया। इसको मैं थोड़ा सा कर लूँ, इतना आप लोग वेट कर लो। तो ये जो रहेगा ये ऐसे है, ये समझ रहे हो। तो मैंने जो वहाँ से इस पर फोर्स लगाया, ऐसे नीचे मैंने फोर्स लगाया ऊपर की और बॉल तो नहीं निकली, पर मैं बॉल पर फोर्स तो लगा रहा हूँ ना। तो जो फोर्स लगा रहा हूँ वो मैंने कहा यहाँ से यहाँ तक क्या किसको बता रहा है, ये 4 न्यूटन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको हम लोग कहते हैं पोजीशन, जहाँ तक फोर्स का एंड पॉइंट आ रहा है उसको हम लोग बोल देंगे उसकी पोजीशन। तो पोजीशन और कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ साइंटिस्ट ने ये देखा कि इनके साथ एक रिलेशन हमें मिला। वो रिलेशन बड़ा मैजिकल था। मैजिकल रिलेशन कैसे था, अब मान लो कि इसकी पोजीशन हमें निकालनी है, इसीलिए इसको पोजीशन कह रहे हैं, ध्यान देना। इसकी पोजीशन निकालनी है, हमने 9th में पढ़ा है, इसमें एक्स से भी होगा, वाई भी होगा, जेड भी होगा। देखो ये इधर को चला हुआ है कुछ, इसका सामने ये है, तो मान लेते हैं 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर मान लो, चलो कितना मान लिया, 5 सेंटीमीटर एक्स डायरेक्शन में 5 सेंटीमीटर चला हुआ है। फिर उसके बाद हमने देखा वाई में, तो इसके नीचे हम गए, इसके सामने वाई इधर है, तो मान लेते हैं ये 3 सेंटीमीटर वाई में चला।
उसके बाद हम देख रहे हैं कि ऊपर को भी है, ऊपर मतलब यहाँ देखेंगे जेड के सामने, तो ये मान लेते हैं 3Z में भी है 3 सेंटीमीटर, ऐसा मान लो। तो इसकी पोजीशन हम लोग कैसे लिखेंगे, इसकी पोजीशन यहाँ पर लिखते तो हम लिखते पॉइंट ए, मान लो ऐसा लिखते थे 9th में ना, तो इसको लिखते थे कितना 5,3,3, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन में जितना ट्रैवल करा होगा वो हमने इसकी पोजीशन को बता दी। इसीलिए मैंने कहा कि जो फोर्स है, इस फोर्स की जो पोजीशन है, इसकी पोजीशन कितनी है 5,3,3, एक वेक्टर है ये, ठीक है, फोर्स वेक्टर हमने यहाँ पर एग्जाम्पल में ले रखा है। तो ये हम लोग कह देंगे। अगर मैं यहाँ पर आप लोगों को बोलता, अब देखो इधर से माना, इस पर पहुँचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हम एक्स में चले कितना 5, फिर हम कहाँ चले वाई में कितना 3, दिख रहा होगा वाई में 3, उसके बाद हम जेड में 3 चले तो पहुँच गए यहाँ पर। तो हम कह रहे हैं 5 + 3 + 3, तो मतलब कि कितना 5 + 3 + 3, तो टोटल कितना आ गया ये 11 सेंटीमीटर। तो मैं अगर ये कहता कि इस वेक्टर की पोजीशन 11 सेंटीमीटर है, तो क्या आप लोग इन्हीं पॉइंट को समझते कि एक्स में 5 है, वाई में 3 है, जेड में 3 है? बिल्कुल नहीं। इसके कॉम्बिनेशन काफ़ी सारे बन सकते हैं। क्या पता आप लोग सोच लेते कि यहाँ 6 है और एक तरफ में 2 है और एक तरफ में 3 है, 6 2 8, 8 और 3 11, तो ऐसे भी तो हो सकता था कॉम्बिनेशन। तो इसका ये चीज़ रिप्रेजेंटेशन जो था ये ठीक नहीं था। तो साइंटिस्ट ने क्या कहा, उन्होंने कहा इसमें हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे 5 को 5 ना लिख के 5i कैब लिख देंगे, 3 को 3 ना लिख के इसको हम 3j कैब लिख देंगे, इस वाले 3 को हमने 3k कैब लिख दिया। अब ये क्या बता रहा है कि 5 x में है, i कौन बताता है, x को बताता है, j किसको बता रहा है, y को, k किसको बता रहा है, z को। इसको हम लोग यूनिट वेक्टर भी कहते हैं, x y एंड z डायरेक्शन के। तो अब यहाँ से ऐड नहीं होंगे, देखो 5 को 3 के साथ ऐड नहीं कर सकते, इसको नहीं कर सकते, क्योंकि इनकी डायरेक्शन अलग अलग है, आई जे के साथ ऐड नहीं हो सकता, जे के साथ ऐड नहीं हो सकता। तो यहाँ से ये फिक्स हो गया कि किसी वेक्टर को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो हम उसमें क्या लगा देंगे, आई जे के लगा देंगे। इसको हम लोग पोजीशन वेक्टर कहते हैं, याद रखना क्या बोलते हैं इसको, पोजीशन वेक्टर। जनरली हम इसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये कहीं पर फोर्स भी हो सकता है, वेलोसिटी भी हो सकता है, एक्सेलरेशन भी हो सकता है, जितनी भी क्वांटिटी होती हैं वेक्टर वो कुछ भी हो सकती है। तो आर को हमने क्या लिख दिया 5i 3j 3k। तो अब जनरली हम लोग आर को लिखते हैं, ये एक्स में था तो इसको एक्स आई कैप, वाई में था तो अभी क्या लिख दें इसको वाई जे कैप, जेड में है तो क्या लिख देते हैं जेड के कैप। तो जनरली हम लोग किसी पोजीशन वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोगों को मुझे लग रहा है कि ये समझ में आ गया होगा। मैंने आप लोगों को समझाने की पूरी कोशिश करी हुई है, आप लोगों को समझ में आ गया। तो इसी चीज़ को अगर मैं एक बार और यहाँ पर रिप्रेजेंट करूँ तो मैंने इसको कैसे रिप्रेजेंट किया आप लोगों को फिर से बता दे रहा हूँ। तो इसमें मैंने इस वाली एक्सेस को एक्स कहा, इसको मैंने वाई कहा, जो ये ऊपर को आ रही है इसको मैंने जेड कहा। फिर मैंने यहाँ पर क्या किया, एक बॉल यहाँ पर रख दी, रिजिडली इसको कर दिया मैंने, नीचे से इस पर फोर्स लगाया कहीं इस डायरेक्शन में, तो 1 न्यूटन लगाया, बॉल नहीं गई, 2 लगाया नहीं गई, 3 लगाया नहीं गई, 4 लगाया नहीं गई। तो 4 न्यूटन बॉल मैंने फोर्स लगा दिया है, बॉल अभी मूव नहीं कर रही, हमें उससे मतलब भी नहीं है क्योंकि हम लोग तो फोर्स को डिफाइन कर रहे हैं। तो ये हम कह देंगे जो टॉप पॉइंट होगा ये इसका कहलाएगा पोजीशन, इसको मैंने ए लिख दिया। अब मैं मान लूँ कि इधर को एक्स चला है, इधर को वाई चला है, इधर को जेड, तो इसके एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इसके हो जाएगा, ये हो जाएगा पोजीशन। और यहाँ से मैं इसको अगर लेंथ लिख दूँ, को मैंने क्या कहा इसको रिप्रेजेंट करते हैं आर से, तो आर की वैल्यू होती है वो होती है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अगर हम एक्स में मतलब आई डायरेक्शन या इसको हम एक्स डायरेक्शन कहते हैं, उसमें हम एक्स चल रहे हैं, जे में वाई चल रहे हैं और के में जेड चल रहे हैं, तो उसका पोजीशन वेक्टर हमें इतना मिल जाएगा। यहाँ तक का सबको क्लियर पॉइंट, ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर कह देते हैं। उसके बाद आगे थोड़ा सा हम इसमें आएंगे, एक आता है इसमें यूनिट वेक्टर। तो फ्रेंड्स यूनिट वेक्टर का क्या कॉन्सेप्ट है उसको भी हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर का आप लोगों को बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। तो सबसे पहले हमें याद रखना है, एक्स डायरेक्शन का जो यूनिट वेक्टर होता है एक्स डायरेक्शन का, वो होता है कौन, आई कैप। वाई डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर होता है जे कैप, यूनिट वेक्टर इन वाई डायरेक्शन। यूनिट वेक्टर होता है जेड डायरेक्शन का के कैप, वही पीछे लिखे भी थे। तो यूनिट वेक्टर का क्या होता है याद है ना, यूनिट वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड होता है 1। अगर हम बात करें यूनिट वेक्टर तो इसके पास
सबसे पहले याद रखना मैग्नीट्यूड जो रहेगा, मैग्नीट्यूड ये होता है 1। इसकी जो डायरेक्शन होती है फुल वेक्टर, जो जिस वेक्टर का ये यूनिट वेक्टर होगा उस डायरेक्शन में इसकी क्या होगी, डायरेक्शन होगी। सही है। तो अभी हम केवल ये याद रख लेंगे कि एक्स डायरेक्शन का जो यूनिट वेक्टर है कौन है, आई है, वाई का जे है, जेड का के है। अब मान लो कि हमारे पास एक वेक्टर है ये, और इसका मैग्नीट्यूड मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 मैग्नीट्यूड इसका है। तो मैंने ये कह दिया कि इस वेक्टर को हम अगर ए कह दें थोड़ी देर के लिए, क्या बोल दिया इसको मैंने, ए कह दिया। तो किसी वेक्टर के पास दो चीज़ें होती हैं, बताओ क्या दिमाग में आ रहा है? गुड। इसमें एक होता है क्या, डायरेक्शन, एक होता है क्या, मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड को जो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, तो फ्रेंड्स वो आप लोग याद रखेंगे, मैग्नीट्यूड को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या बता रहा है, केवल मैग्नीट्यूड। तो अभी इसका मैग्नीट्यूड हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से कितना है, 6 है। तो कुल मिला के 6 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये केवल मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा। अब अगर हमें इस वेक्टर को रिप्रेजेंट करना हो तो इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो ये है इसमें मैग्नीट्यूड, दूसरा इसमें क्या है, डायरेक्शन। डायरेक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखना इस वेक्टर का एक छोटा सा वेक्टर देखो, ये है यूनिट है, यूनिट, क्योंकि 1 2 3 1 है ना यहाँ पर 1, तो 1 है। तो इसको हम लोग कह देते हैं ये इसी फैमिली का है, और ये छोटा है, छोटा बच्चा है ऐसा मान लो इसको, इसीलिए हम इसको ए कैप लगा दे रहे हैं ऊपर से। क्या कैप, बर्थडे कैप पहना दी इसको, ये वो जोकर वाली कैप जो बर्थडे के दिन पहनाते हैं, क्योंकि ये बच्चा है उसका, इस वेक्टर का। ये समझने के लिए हो गया। तो ये ए कैप जो है वो क्या है, यूनिट वेक्टर हो गया। इसके बाद डायरेक्शन कहाँ को है, इसी वेक्टर की डायरेक्शन में है, पर इसका खुद का मैग्नीट्यूड कितना है, 1 है। अब मैं इस वाले वेक्टर है, ये वेक्टर नहीं है सॉरी, मैग्नीट्यूड है ये, इसको अगर मैं ए कैप से कर दूं मल्टीप्लाई, तो इसके पास 6 मैग्नीट्यूड था, इसका खुद का मैग्नीट्यूड कितना होता है, यूनिट का 1 1 है ना इसका। तो 1 से अगर मैं इसको मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई कर दूं 6 को, तो 1 इंटू 6 कितना होगा, 6। इसका मतलब अब भी ये 6 ही मैग्नीट्यूड है इसका, पर साथ में इसके पास क्या है, डायरेक्शन भी है। तो अब हम कहते हैं कि 6 मैग्नीट्यूड और एक इसकी डायरेक्शन भी हमें मिल गई। तो इसका मतलब ये पूरा कंप्लीट किसको रिप्रेजेंट करेगा, वेक्टर ए को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड भी है 6, इसके पास डायरेक्शन भी है, इसी डायरेक्शन में फुल वेक्टर, ये लिखा था फुल वेक्टर की डायरेक्शन में है। तो फिर इसको हम ऐसा कह देंगे। तो यहाँ से जो ए कैप निकलेगा उसकी वैल्यू आ जाएगी वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ये। तो ये होता है यूनिट वेक्टर निकालने का फॉर्मूला। ये आप लोगों ने पहले करा भी होगा, और यदि आता था कोई प्रॉब्लम नहीं आता था तो आप लोगों को रिवाइज हो गया होगा ये। अब कुछ आता है यहाँ पर, अगर हम देखें कोऑर्डिनेट्स जो रहते हैं, उन कोऑर्डिनेट्स के साथ पोजीशन वेक्टर का भी कोई रिलेशन रहता है, उससे हमें कुछ फॉर्मूले मिलेंगे, वो मैं आप लोगों को यहाँ पर ड्राइव करा देता हूँ कैसे। कोई भी वेक्टर जब रहता है, मान लो एक्स एक्सिस है, ये इसकी वाई एक्सिस है, ये इसका जेड एक्सिस है, और अभी जैसा मैंने बनाया था, ये मान लेते हैं कोई वेक्टर जिसका पोजीशन में है कौन, आर, पी कह दो इसे। तो ये मान लो कि जो वेक्टर है, जैसे मैंने अभी यहाँ पर बनाया था, ये वाला, ये जो बनाया था, ये जो वेक्टर है इसका एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है, मान लो फॉर एग्जांपल अल्फा मान लेते हैं। वाई के साथ जो एंगल बन रहा है, ये वाई इसको लिख दो चलो थोड़ी देर के लिए, इसको जेड कह देते हैं, फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ जो एंगल बन रहा है वाई के साथ, इसको बोल देते हैं बीटा। यहाँ जो एंगल बन रहा है जेड के साथ, अब ऐसा लग रहा है जैसे 120 जैसा बन रहा होगा, पर ऐसा नहीं होगा। ये तीनों एंगल देखो सेम है, जितना एक्स के साथ बनना है उतना वाई के साथ लगभग लगभग उतना ही जेड के साथ बनना है। थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, नहीं तो लगभग ये तीनों के साथ एंगल सेम बन रहा है, आप लोग इसमें देख सकते हैं। तो इसी को मैं बोल देता हूँ कितना, गामा बोल दिया। तो कोई वेक्टर था, पोजीशन वेक्टर, एक्स के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, वाई के साथ बीटा बना रहा है, और जेड के साथ गामा एंगल बना रहा है। और मैं यहाँ पर मान लेता हूँ कि इसकी जो एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है उसको एक्स ही बोल देते हैं, वाई में जो डिस्प्लेसमेंट है इसको वाई ही बोल देते हैं। अगर ये वाई है तो फिर ये वाला भी कितना होगा, वाई होगा। अब मैं इस ट्रायंगल में देखो एक बार, इसको ओ कह दो, पी कहीं रखा है, इसको एन कह देते हैं, इसको एम कह देना, ऐसे जेड में भी कहीं पर आ रहा होगा। तो यहाँ पर अगर हम ट्रायंगल देखते हैं, इन ट्रायंगल ओ एन पी, कौन सा ट्रायंगल है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ओ एन पी, ये एक ट्रायंगल है ओ एन पी।
इसमें अगर मैं लगा दूं कॉस अल्फा, क्या लगा देता हूँ इसमें, कॉस अल्फा, तो कॉस अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, तो बेस कौन है, एक्स, ये बेस हो गया और ये हो गया हाइपोटेनियस, तो कौन है, आर। आर यहाँ पर मैग्नीट्यूड है तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा। दूसरा, हम लोग मैग्नीट्यूड को ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे, या तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करो या नॉर्मल आर लिख दो, मतलब ऊपर वेक्टर नहीं लगा रखा है तो वो मैग्नीट्यूड है केवल। और एक चीज़ आप लोग देख सकते हैं कि जो आर होगा, अभी हमने पीछे फाइंड किया था, यहाँ पर जो आर रहेगा ये वाला आर, इसकी वैल्यू कितनी होगी, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। और मैग्नीट्यूड आर कैसे निकालते हैं आप लोगों को पता होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ आर निकाला जाता है कोफिशिएंट ऑफ आई स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ जे स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ के स्क्वायर, ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड। ये मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला होता है, इतना सभी को पता होगा। अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकालें तो क्या बन गया, ये x इक्वल टू बन गया मॉड ऑफ आर कॉस अल्फा, या इसी को आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, x इक्वल टू मॉड ऑफ आर को मैं जनरली आर भी लिख सकता हूँ और इंटू में कॉस अल्फा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली अगर हम इस ट्रायंगल में देखें, देखो ओ पी एम में, इन ट्रायंगल ओ पी एम, इसमें लगा दो आप कॉस बीटा, तो कॉस बीटा की वैल्यू हो जाएगी y अपॉन आर, फिर से बेस अपॉन हाइपोटेनियस तो y अपॉन आर, तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी आर कॉस बीटा, इक्वेशन नंबर 2। सिमिलरली लिख दूँ आप, सिमिलरली z जो होगा वो कितना हो जाएगा, आर कॉस गामा हो जाएगा, इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल देंगे। यहाँ तक का सबको समझ में आया होगा, ये कोई बड़े पॉइंट्स नहीं हैं, बहुत ही इजी पॉइंट्स हैं, आप लोग इसको नोट्स में भी लिख सकते हैं शॉर्ट में। अगर मैं इन तीनों इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड कर देता हूँ तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसके राइट हैंड साइड में आ जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर गामा। तो ये जो पूरा देखो एक बन रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यहाँ से क्या लिख सकते हैं इसको हम, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, अगर मैं अंडर रूट को इधर भेजूँ तो ये बन जाएगा स्क्वायर। इस वाली इक्वेशन को क्या मैं ऐसे लिखता हूँ, आर स्क्वायर इक्वस टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये भी लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ से पूरा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर कौन बन गया, आर स्क्वायर, इसको लिख दो आर स्क्वायर। इन तीनों में कौन, आर स्क्वायर कॉमन है, तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। अब ये इसके अपॉन में आएगा तो क्या बन जाएगा, वन, आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर वन, तो यहाँ बनेगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। तो फ्रेंड्स याद रखना, ये जो हमारे रहते हैं इनको हम बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस। तो ये डायरेक्शन कोसाइन होंगे किसके, किसी वेक्टर के, तो ये होते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। और डायरेक्शन कोसाइन को हम लोग लिखते हैं, कॉस अल्फा को लिखते हैं एल और कॉस बीटा को लिखते हैं एम, एम स्क्वायर, तो कॉस गामा कौन हो गया एन, तो एन स्क्वायर। तो एक फॉर्मूला याद रखेंगे, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमेशा कितनी रहती है, वन रहती है। तो डायरेक्शन कोसाइन के स्क्वायर का जो सम होता है ये ऑलवेज कितना रहता है, इक्वस टू वन रहता है। एक चीज़ और आप लोगों को बता दूं, ये पीछे लेक्चर वाले पेपर में आया था, ठीक है, एल टी इसमें आया था फिजिक्स लेक्चर में। तो इसमें अगर हम क्या करते हैं, एक्स वाई और जेड की वैल्यू इस इक्वेशन में रख दें, जो वेक्टर था हमारे पास, है क्या बनेगा, आर इक्वस टू एक्स की वैल्यू कितनी होगी, आर कॉस एल्फा आई कैप प्लस आर कॉस बीटा जे कैप प्लस आर कॉस गामा, और ये कितना आ जाएगा, के कैप, ये बनेगा। इसमें अगर हम इस आर को कॉमन लेके, तीनों में से आर को कॉमन लेके इसको डिवाइड में भेज दें तो वो कौन है, मैग्नीट्यूड है वो, और मैग्नीट्यूड को मैं जनरल आर ना लिख के ऐसे भी लिख सकता हूँ, दोनों इसके रिप्रेजेंटेशन होते हैं। तो फिर ये बन गया कॉस अल्फा आई कैप प्लस कॉस बीटा जे कैप प्लस कॉस गामा के कैप। याद रखना इस इक्वेशन का यूज हर जगह है, बहुत जगह इसका यूज है, प्लेन में भी हम लोग इसका यूज़ करेंगे, स्ट्रेट लाइन में हम इसका यूज़ करेंगे, आगे वेक्टर में तो हम इसका यूज़ करेंगे ही करेंगे। तो
आर अपॉन ये क्या बन गया बताओ, ये बन गया उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर, अभी तो बताया था ये यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला बन गया। और ये कितना आ गया, कॉस अल्फा आई कैप प्लस कॉस बीटा जे कैप प्लस कॉस गामा के कैप, ये हमें इसका एक फॉर्मूला मिल गया। मतलब समझना उस पेपर में क्या था, हमें केवल वेक्टर के एंगल दिए थे, बस हो गया। हमें क्या दिए थे, वेक्टर के एंगल, और कहा था फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ दिस वेक्टर, तो इसके हमें यूनिट वेक्टर फाइंड करने थे। तो ये हमारा बहुत ही इजी पॉइंट्स था, केवल क्या करना था, हमें जो दिया था उसमें आगे से कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा लगा देना था और साथ में आई कैप जे कैप के कैप लिख देना था, वही उसका यूनिट वेक्टर हो जाता। तो अगर हमें किसी वेक्टर के एक्स डायरेक्शन के साथ एंगल, वाई डायरेक्शन के साथ एंगल और ऐसे जेड डायरेक्शन के साथ अगर हमें एंगल गिवन है, तो हम उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर इजी वे में हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ से हमें ये कंक्लूजन हमें मिलता है। इतना आप लोगों को समझ में आया नहीं, पहले ही बताइए आप लोग, ये समझ में आ गया होगा। सबसे इसमें हमने क्या किया मैं बता देता हूँ आप लोगों को। हमने यहाँ पर एक एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस कंसिडर की कोऑर्डिनेट्स, जब आप लोग नोट्स बनाए तो आप लोग इसको ऐसे लिखेंगे। तो रिलेशन विथ क्या लिख सकते हैं, रिलेशन ऑफ वेक्टर विथ कोऑर्डिनेट एक्सेस या कोऑर्डिनेट्स कह सकते हो, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट कौन हो गया, एक्स वाई जेड, पोजीशन वेक्टर कौन हो गया आर, या इसमें भी ये भी लिख सकते हैं आप डायरेक्शन कोसाइंस या डायरेक्शन रेशियो, जो भी आपको ठीक लगे नोट्स में आप लोग लिख लीजिए ऊपर से। फिर उसके बाद आप लोग एक वेक्टर बना दीजिए, इसमें एक्स एक्सेस वाई एक्सेस जेड एक्सेस रिप्रेजेंट कर देंगे। फिर ये बता देंगे कि जो वेक्टर है वो एक्स के साथ एंगल अल्फा बना रहा है, वाई के साथ एंगल बीटा बना रहा है और जेड के साथ एंगल गामा बना रहा है। फिर हमने उसके आर के क्या लिख दिए, ये एक्स में वाई में और जेड में चला हुआ था, जिसमें मैंने अभी बताया था आप लोगों को 3 डायमेंशन वाले वो एक डेमो डायग्राम में। तो वहाँ पर हम आर की वैल्यू क्या लिख देंगे, एक्स आई कैप वाई जे कैप एंड जेड के कैप। फिर हमने इसका मैग्नीट्यूड निकाला, मैंने बताया था मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला होता है अंडर रूट कोफिशिएंट ऑफ आई स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ जे स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ के स्क्वायर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर हमने क्या किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा आर स्क्वायर और यहाँ बन जाएगा स्क्वायर हट जाएगा अंडर रूट हट जाएगा, तो ये क्वांटिटी बन जाएगी। फिर हम लोगों ने इस ट्रायंगल में आए, तो ट्रायंगल में हमने क्या लगाया, कॉस अल्फा, बेस और हाइपोटेन्यूज में रिलेशन होता है एक्स अपॉन में आर, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ गई मल्टीप्लाई हो गया आर कॉस अल्फा। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, जनरली आर भी लिख सकते हैं, तो ये लिख दिया। सेकंड ट्रायंगल हमारा ओ पी एम है, जिसमें हमने कॉस बीटा लगाया, वाई अपॉन आर आया, तो वाई की वैल्यू बन गई आर कॉस बीटा। सिमिलरली जेड की वैल्यू आ गई, तीनों इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड कर दिया, तो हमारे पास ये इक्वेशन बन के आई, ये इक्वेशन निकल के आई। और ये जो है इसकी वैल्यू आर स्क्वायर लिख दिया, आर स्क्वायर को अपॉन में लाएंगे तो 1 हो जाएगा। ये जो बने कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि जो वेर कॉस अल्फा जो होता है ये होता है एल, कॉस बीटा की जो वैल्यू होती है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एम से, कॉस गामा जो होता है इसको रिप्रेजेंट करते हैं एन से। तो स्क्वायर है तो क्या लगा दिया, एल स्क्वायर एम स्क्वायर स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, ये आप लोग पॉइंट याद रखेंगे। फिर इसी की वैल्यू एक रिलेशन हमारे पास ये निकल के आ गया, ठीक है, इसका भी हम लोग बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। फिर हमने क्या किया, जो एक्स की वैल्यू आ रही थी और जो वाई आ रहा था और जो जेड आ रहा था, इस एक्स वाई जेड को हमने अपने जो वेक्टर की इक्वेशन थी, जो पोजीशन वेक्टर था, उसमें हमने इसको पुट कर दिया। तो जैसे हम इसको पोजीशन वेक्टर में पुट करेंगे, तो यहाँ से आर की वैल्यू हमें मिल गई थी, एक्स की जगह हमने कॉस आर कॉस अल्फा रख दिया, आई कैप अपनी जगह रहा, ऐसे आर कॉस बीटा जे कैप वैसे ही रहेगा। तो सिमिलरली हमने वैल्यू पुट कर दी, तो यहाँ से जो आर था उसको कॉमन लेके हमने अब डिवाइड में भेज दिया, ये किसका वेक्टर निकल के आ गया, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर से हमें क्या पता चला कि अगर हमें कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा गिवन है, किसी वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन गिवन है, तो हम उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड कर सकते हैं। ये क्वेश्चन बना भी हुआ था, मैंने बता दिया, मैथ्स में भी ये क्वेश्चन बन सकता है, पॉसिबिलिटी पूरी पूरी है। उसके बाद अगर याद रखना, जो मैंने ये एक चीज़ और बता दूँ मैं आपको, आर लिखा हुआ है ना आर, इसमें मैंने लिखा है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ये जो एक्स वाई और जेड होते हैं, ये किसी वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो कहलाते हैं। याद रखना, ये कौन है, डायरेक्शन रेशियो हैं, और ये कौन है जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ये है डायरेक्शन कोसाइन। तो ये कहलाते हैं डायरेक्शन रेशियो, और ये कहलाता है क्या, इसका डायरेक्शन कोसाइन कहलाता है। अब ये पॉइंट आप लोग ये भी याद रखेंगे कि डायरेक्शन रेशियो से हम डायरेक्शन कोसाइन भी फाइंड कर सकते हैं। डायरेक्शन समझ रहे हो, देखो किसी वेक्टर के पास क्या होता है डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में जो भी रेशियो रहेंगे, एक्स का रेशियो वाई का जेड का,
मतलब जो भी एक्स में चला है, वाई में चला है, जेड में चला है, उसी को हम लोग उसके डायरेक्शन रेशियो कह देते हैं। डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है? डायरेक्शन कोसाइन होता है कि डायरेक्शन के साथ जो इसकी वेक्टर की डायरेक्शन है, ये एक्स के साथ, वाई के साथ, जेड के साथ कितना एंगल बना रही है कॉस के साथ, उसको हम बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन। समझ रहे हो? तो डायरेक्शन का कॉस वाला एंगल बोल लो इसको हम बोलेंगे डायरेक्शन कोसाइन। अब इन्हीं को क्यों रिप्रेजेंट करा होगा? क्योंकि इनमें भी रिलेशन होता है, ये डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन, इसका डायरेक्शन रेशियो इसका डायरेक्शन कोसाइन, इनमें रिलेशन है। कैसे है हम लोग ये भी फाइंड कर सकते हैं। जैसे इक्वेशन 1 में आया था x इक्वल टू आर कॉस एल्फा, x इक्वल टू आर कॉस एल्फा। यदि मैं यहाँ से कॉस एल्फा निकालूँ तो कॉस एल्फा कौन है? डायरेक्शन कोसाइन विद एक्स एक्सिस, ठीक है। तो कॉस एल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आर नीचे आ जाएगा, एक्स अपॉन में मॉड ऑफ आर, एक्स अपॉन मॉड ऑफ आर, मॉड को मतलब है मैग्नीट्यूड। तो ये क्या बन गया? एक्स अपॉन आर कौन होता है? अभी लिखा था हमने, देखो मैग्नीट्यूड ऑफ आर की वैल्यू कितनी लिखी थी? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो क्या पता चला कि अगर हमें डायरेक्शन रेशियो पता है, एक्स वाई जेड ये डायरेक्शन रेशियो होते हैं, बताया था अभी। अगर ये गिवन है तो हम क्या निकाल सकते हैं? डायरेक्शन कोसाइन उस वेक्टर का फाइंड कर सकते हैं। तो कॉस अल्फा कितना आ गया? एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये होता है डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्शन कोसाइन फाइंड कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हम देखें, यहाँ पर जगह बची, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, कॉस बीटा की वैल्यू ये देखो यहाँ है, कॉस बीटा कितना आ जाएगा? वाई अपॉन आर। तो यहाँ से कॉस बीटा कौन आ गया? वाई अपॉन आर, मतलब हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये निकल गया डायरेक्शन कोसाइन वाई एक्सिस, वाई डायरेक्शन का, ठीक है। ऐसे जेड डायरेक्शन का हम लोग फाइंड करें तो यहाँ से आ जाएगा कॉस गामा, कॉस गामा को एन भी कह सकते हो, तो बन जाएगा जेड अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये तीनों हमारे पास डायरेक्शन कोसाइन फाइंड हो जाएंगे। इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हम लोग यहाँ पर लेके चल रहे हैं और इनको हम लोग सॉल्व करेंगे। और ये प्रीवियस ईयर जो पेपर हुए हैं अलग अलग स्टेट में, वहाँ से मैंने क्वेश्चन लिए हुए हैं। और मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर से इसमें कोई और टाइप बन सकते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। टाइप यही रहने वाला है, इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू वगैरह चेंज हो सकती हैं, बस हो गया। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, इफ़ अ स्ट्रेट लाइन की जगह देखो यहाँ पर क्या बोल सकता है? इफ़ अ वेक्टर कह सकता है, कि हम लोग वेक्टर समझ रहे हैं। इफ़ अ वेक्टर मेक्स एन एंगल अल्फा बीटा एंड गामा विद द कोऑर्डिनेट एक्सेस, देन साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू। तो फ्रेंड्स देखो, इसने क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमा दिया हमें, क्योंकि हमें क्या पता है? हमें तो पता है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1। ये तो अभी हमने किया हुआ है। पर ये किसके वैल्यू पूछ रहा है? ये हमें पूछ रहा है साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर गामा। तो बहुत ही ईजी फॉर्मूला है। हम लोग कॉस स्क्वायर अल्फा को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। इसको लिख सकते हैं प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा। और ये इक्वल्स टू हमें दिया हुआ है 1। तो इसमें हम लोग आगे कर सकते हैं कुछ, सॉरी ये हाँ ठीक है, ये चीज़ हमारे बन जाएगा। तो इसमें क्या लिखा हमने? 1 1 ये कितना हो गया? नेक्स्ट 3 हो गया। और इन सब में से क्या कर लो, इसको माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो बन जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए? इस पूरे की चाहिए, तो हमें 3 को इधर लेके जाएंगे, तो ये बन जाएगा 1 माइनस 3। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -2। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर कितना मिलेगा? 2। मेरे पास जगह कम है, आप लोग समझ गए होंगे, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो 2 इसमें ऑप्शन सही है, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन सिगमेंट हुज प्रोजेक्शन ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस आर, ये हमें दिए हुए हैं। तो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन, यह ऐसा कह सकता है डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर। तो किसी वेक्टर के हमें डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करने हैं, जो हमें क्या दिए हैं? सिगमेंट, लाइन सिगमेंट कह रहा है, हुज प्रोजेक्शन, जिसको प्रक्षेप दिया हुआ है, हुज प्रक्षेप मतलब से कहाँ पर कर रहा होगा, ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस आर हमें दे रखे हैं -6 3 एंड 2। तो मतलब कि हमें एक्स वाई और जेड एक्सिस के हमें क्या दे दिया इसने? ये दे दिए हैं डायरेक्शन रेशियो। ये आप लोग पॉइंट याद रखेंगे। ये हमें क्या दे रखे हैं? सिगमेंट दे रखे हैं। तो सिगमेंट का मतलब है कि कहाँ कहाँ पर इसको कट कर रहे हैं। तो ये -6 3 और 2 हमें गिवन है, तो मतलब कि हमें डायरेक्शन रेशियो गिवन है उस वेक्टर के। तो हमें फाइंड क्या करना है? डायरेक्शन कोसाइन। ये भी मैं हम लोगों को बता रखा है मैंने आपको, कि कॉस अल्फा की जो वैल्यू होती है वो होती है एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ,
या हाँ ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये हम लगा देंगे, या इसको ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर भी आप लोग बोल सकते हैं। तो कॉस अल्फा इक्वल टू बन जाएगा, एक्स की वैल्यू कितनी है -6 अपॉन में अंडर रूट हो जाएगा, 6 स्क्वायर करेंगे 36 और प्लस 3 स्क्वायर करेंगे 9, 2 स्क्वायर करेंगे 4, तो ये आ जाएगा -6 बाई, इसको अगर ऐड करते हैं तो ये शायद 49 बन रहा है, तो 49 कितना होगा -6/7, ये आपको समझ में आया। तो जैसे ये अगर -6/7 आ रहा है तो कॉस बीटा कितना आ जाएगा, केवल ऊपर की वैल्यू चेंज रहेगी, तो वहाँ पर आ जाएगा 3/7, नेक्स्ट आ जाएगा 2/7, तो इसमें ऑप्शन है -6/7, 3/7, 2/7, देखो ये है -6/7, 3/7, 2/7, तो इसका ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अ वेक्टर मेक्स इक्वल एंगल विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ दिस वेक्टर, लाइन या वेक्टर आ सकता है, ठीक है, आर। तो क्या कह रहा है, ये वेक्टर है वो इक्वल एंगल बना रहा है, किसके साथ, कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ, मतलब कि जितना एक्स के साथ बनाएगा उतना ही वाई के साथ बनाएगा, उतना ही जेड के साथ बनाएगा। तो हम ये मान लेते हैं, लेट सपोज कर लेते हैं कि एंगल जो बन रहा है वो अल्फा अल्फा और अल्फा ही बन रहा है सबके साथ। वैसे अल्फा बीटा गामा होते हैं, पर ये कह रहा है इक्वल, तो हम क्या मान लेंगे, सबको अल्फा लेके चलेंगे। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो फॉर्मूला हमारे पास होता है कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर गामा। तो कितना आ जाएगा, सारे के सारे क्या बन जाएंगे, कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर अल्फा, थर्ड वाले को भी क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर अल्फा, इक्वल टू कितना आएगा 1, क्योंकि सारे एंगल क्या हैं, सेम है। तो ये कितना बन जाएगा, 3 cos स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1, तो यहाँ से कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू बन जाएगी 1/3। अगर हम यहाँ से स्क्वायर हटाते हैं तो यहाँ पर स्क्वायर हटने से क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा +-1/√3। तो कॉस अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +-1/√3। तो सिमिलरली कॉस बीटा भी ये आएगा और कॉस गामा भी यही रहेगा। तो हमारा जो इसका आंसर हो जाएगा, प्लस माइनस हम बाहर लेके चलते हैं, 1/√3, 1/√3, 1/√3, तो इसका बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब हम थोड़ा सा आगे आ जाते हैं। तो इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर विद कोऑर्डिनेट एक्सिस इज 2, 3, 6। फिर से प्रोजेक्शन दे दिया, मतलब कि कहाँ पर ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है एक्स वाई जेड को, तो 2, 3, 6 मतलब कि क्या है ये, समझ गए हो कि ये डायरेक्शन रेशियो। देन द लेंथ ऑफ द वेक्टर इज, अब देखो फाइंड करनी है लेंथ। तो फ्रेंड्स मैंने आप लोगों को अभी एक इसका जो कॉन्सेप्ट कराया था, अगर आप लोगों को याद है, तो मैंने एक कराया था इसमें x इक्वल टू आर कॉस एल्फा, वाई इक्वल टू आर कॉस बीटा, जेड इक्वल टू आर कॉस गामा, ये मैंने कराया था आप लोगों को। तो इसमें अगर हम देखें, जो आर था यहाँ पर, आर, ये आर क्या था आप लोगों को पता है, ये आर अगर हम देखें ये थी वेक्टर का, अगर हम बात करें मैग्नीट्यूड, जैसे कि ये लाइन है, यहाँ से इसके हमने पॉइंट लिखे थे एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, तो यही तो आर था पूरा, तो यही तो है उसकी लेंथ, वेक्टर की लेंथ। तो ये हम अगर फाइंड करनी है तो हमें क्या निकालना है इसमें, हमें इसमें फाइंड करना है आर की वैल्यू फाइंड करनी है। गिवन क्या है हमारे पास, एक्स गिवन है, वाई गिवन है, और हमें क्या गिवन है साथ में, जेड गिवन है। तो हम इसमें वैल्यू रख देते हैं। तो यहाँ से बन जाएगा, एक्स की वैल्यू रखो कितना, 2, 2 इक्वल टू बनेगा आर कॉस अल्फा, ऐसे ही बनेगा 3 इक्वल टू आर कॉस बीटा, 6 इक्वल टू आर कॉस गामा। सही है, थोड़ा एडजस्ट करेंगे, इसमें प्रॉब्लम होगा, छोटा छोटा लिख रहा है क्योंकि जगह नहीं है मेरे पास इसमें, या मैं इसका कैलकुलेशन किसी अदर पेज में कर सकता हूँ, 1 मिनट, थोड़ा सा टाइम देंगे आप लोग। तो ये मान लेते हैं यहाँ पर सॉल्व हम इसको कर लेते हैं। तो हमें क्या पता है, अभी एक्स की वैल्यू पता चल गई, ये आ गया, एक ये आ गया, तीनों को ऐड स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं। तो 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर और प्लस 6 स्क्वायर, ये हो जाएगा। इधर आ जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर गामा। आर स्क्वायर कॉमन ले लो तो अंदर क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर गामा। सही है, ये बनेगा। अब इसको अगर हम देखें तो 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 6 स्क्वायर सॉरी 6 स्क्वायर 36। तो यहाँ क्या बन गया, आर स्क्वायर, इस पूरे की वैल्यू कितनी होती है 1, तो हमें क्या मिला, केवल आर स्क्वायर, आर हमें फाइंड करना है। तो ये टोटल हम देखें तो कितना हो गया, 49 हो गया है। तो 49 इक्वल टू आर स्क्वायर,
आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ अंडर रूट लग जाएगा, अंडर रूट 49, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आर की वैल्यू 7 है, तो इसमें हमें ऑप्शन दिख रहा होगा, तो ये है आर, तो ये है 7। लेंथ फाइंड करनी थी, तो लेंथ हमेशा पॉजिटिव रहेगी, नहीं तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यू देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट 132 एंड 261। तो हमें एक वेक्टर निकालना है, वेक्टर वो जो ज्वाइन कर रहा है दो पॉइंट्स को। तो एक पॉइंट मान लेते हैं क्या है 132 है, और नेक्स्ट एक पॉइंट हमारे पास दे रखा है 261। ये दो पॉइंट हैं, तो इनको जो वेक्टर ज्वाइन कर रहा है, ये मान लो ये वेक्टर है, हमें क्या निकालना है, इसके डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले याद रखना, हम लोग जब डायरेक्शन रेशियो फाइंड करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, ये वेक्टर को हम लोग कुछ भी नाम देते हैं, जैसे कि ए बी वेक्टर कह दिया मैंने इसको, ए बी वेक्टर। तो इस ए बी वेक्टर की जो डायरेक्शन रेशियो होते हैं, ये आप लोग देखेंगे, इसको हम ऐसे माइनस करके निकालते हैं। तो 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, 6 माइनस 3 तो कितना हो जाएगा 6 माइनस 3, आई कैप लगाएंगे इसमें, ठीक है। 6 माइनस 3 तो 3 जे कैप प्लस होगा, 1 माइनस 2 तो माइनस 1 के कैप हो जाएगा। अगर समझ में नहीं आया तो बताना, मुझे लगता है कि आप लोग को आता ही होगा, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू हम लोग ऐसे फाइंड कर लेंगे। तो हमने वेक्टर निकाल दिया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर हमें वेक्टर गिवन है तो इसमें एक्स डायरेक्शन, एक्स के हमें पता है क्या, ये प्रोजेक्शन, वाई का पता है, जेड का पता है, तो हम इसको आराम से इसके को क्या निकाल सकते हैं, डायरेक्शन रेशियो जो आ जाएंगे, इसकी जो डायरेक्शन रेशियोज होंगे वो क्या हो जाएंगे 1 3 माइनस 1, ये इसके डायरेक्शन रेशियो है। तो अगर हम इसके डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करें तो डायरेक्शन कोसाइन हो जाएंगे 1/√ऑफ 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 1 स्क्वायर, कॉमा 3 फिर से वही रहेगा 191 माइनस 1/√191। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1 कितना आ रहा है 9 और 2 11, और ये 3/√11 माइनस 1/√11। तो ये इसके डायरेक्शन कोसाइंस हो जाएंगे। तो ये इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो इसमें हम लोग देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन शायद 1/√11 3/11, तो फर्स्ट ऑप्शन ही मैच कर रहा है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। द यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ए प्लस बी वेर ए एंड बी हमें गिवन है। तो अगर हमें ए और बी गिवन है तो सबसे हम ए प्लस बी फाइंड कर लेंगे। सबसे पहले निकाल देंगे ए प्लस बी। ए प्लस बी कितना होगा, आई और 2i हो जाएगा 3i। नेक्स्ट है 2j एंड j हो जाएगा -3j, -3j, 3k एंड k हो जाएगा +4k। ये हमारे पास आ गया a प्लस बी की डायरेक्शन का कोई वेक्टर। अब किसी वेक्टर का यूनिट कैसे निकालते हैं, उस वेक्टर को लिखते हैं और उसके अपॉन में क्या कर देते हैं, मैग्नीट्यूड लिख देते हैं। तो ये इसका यूनिट वेक्टर हो जाएगा। तो इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, 3i कैप, ये वेक्टर तो हमने फाइंड कर रखा अभी, 3j कैप +4k कैप, अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड अगर हम लिखें तो 3 स्क्वायर करेंगे 9, 3 स्क्वायर करेंगे फिर से 9, 4 स्क्वायर करेंगे 16। तो ये टोटल आएगा 16 और ये 18, 34 होता है शायद। तो 3/34 अंडर रूट में हो जाएगा आई कैप, ऐसे ही -3/34 जे कैप +4/34, और ये कितना हो जाएगा के कैप। तो ये ही आप लोगों का इसका आंसर हो जाएगा। तो ये हमने इसका फाइंड कर लिया डायरेक्शन कोसाइन। इसमें सॉरी ऑप्शन लिखे नहीं है मैंने, तो ये आप लोगों को वैसे भी समझ में आ गया होगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज का हमारा जो ये टॉपिक था और इसके जो प्रॉब्लम है, रिलेटेड प्रॉब्लम, वो हमने बिल्कुल अच्छे से सॉल्व कर लिए हैं। तो इतना आप लोग इसमें कर लेंगे, और नेक्स्ट जो हमारा जो टॉपिक रहेगा उसी को हम लोग इसमें आगे बढ़ाएंगे। जो वेक्टर वाला पोर्शन है वेक्टर में, क्योंकि अभी बहुत सारे टॉपिक बचे हुए हैं, वो हम लोग करेंगे। तो अभी इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।